हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ सुपरिटेंडेंट अधीक्षक या फिर यूँ कह लीजिए बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक के पदों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि इस एग्ज़ाम के सिलेबस में जितने भी अधिनियम पूछे जाएंगे वो सारे अधिनियमों को मिला के मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन जो है आप सभी को वीडियो फॉर्मेट में ला रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, आपको वीडियो सेक्शन में शुरुआत में ही मिल जाएगा। ये हमारा वीडियो नंबर 3 है जिसमें हम मिक्स टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने टोटल 40 क्वेश्चन जो है किया है और मैंने आप सभी को कहा है कि 300 से 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराऊंगा आप सभी का प्रैक्टिस, और आप सभी को भी टेस्ट की तरह इसको देखना है और चेक करिए कि आपका कितना प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, आप सभी कितना इसके लिए तैयार है। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करने वाले हैं सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत उन बच्चों को जो अपने निश्चित संप्रेषण मतलब रेफरल चक्र में परिवार नहीं पा सके, अब कौन गोद ले सकता है। ठीक है, बताइए। ए केवल भारतीय नागरिक, बी केवल एनआरआई, सी आरआई, एनआरआई, ओसीआई, पीएपी सभी ले सकते हैं, या फिर केवल विदेशी नागरिक ही उन बच्चों को ले सकते हैं। बताइए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, सभी के सभी जो हैं उन बच्चों को गोद ले सकते हैं। ठीक है, आरआई का मतलब हो गया जो रेसिडेंट इंडियन हो गए, एनआरआई का मतलब हो गया नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गया, ओसीआई का मतलब आप सभी को पता होगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, पीएपी का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है उन बच्चों को गोद ले सकते हैं जिनका संप्रेषण चक्र में परिवार जिन बच्चों को नहीं मिल पाया था। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 42 है कि दत्तक ग्रहण की सभी प्रक्रियाएं किस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत की जानी चाहिए। ए एनसीपीसीआर, बी सीएआरए, सी डब्ल्यूसीडी मंत्रालय, या फिर डी राज्य बाल कल्याण परिषद। कहाँ पर, किस वेबसाइट पर, किस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, सीएआरए के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। सीएआरए का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इन सारे अधिनियमों का चैप्टर वाइज अगर आप सभी को एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है और अभी तक आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 15 वीडियो जो है आप सभी को अलग अलग चैप्टर्स के मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आप वहां से जाके पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की ओर। प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ए, एक महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है। बी, एक पुरुष किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकता है। सी, अनाथ, परित्यक्त और समर्पित सभी बच्चे दत्तक ग्रहण के लिए पात्र होते हैं। और डी, बालक और भावी दत्तक माता पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी वाला जो कथन है इस अधिनियम के तहत सत्य नहीं है। एकल पुरुष किसी भी लिंग के बच्चे को गोद नहीं ले सकता, ऐसा ये कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, जो एकल पुरुष होगा वो केवल लड़का, ठीक है, जो मेल चाइल्ड होगा उसी को गोद ले सकता है, किसी भी लड़की को गोद नहीं ले सकता। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 44 की ओर। 44 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 45 से संबंधित योजनाएं कौन सी है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 45 है उस अनुच्छेद के अनुसार कौन कौन सी योजनाएं जो हमारे भारत में प्रचलित है, चलता है। ए, आईसीडीएस और आंगनबाड़ी केंद्र, बी, मनरेगा और पीएमएसजीवाई, सी, बालिका सम्मान योजना, या फिर डी, पीएमएवाई। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, आईसीडीएस और आंगनबाड़ी केंद्र योजना जो है ये अनुच्छेद 45 से संबंधित है। आप सभी को याद रखिएगा। तो इस तरह से प्रश्न भी आप सभी से पूछा जा सकता है। हमारे संविधान के अंदर बालकों के लिए क्या क्या प्रावधान है वहां से भी प्रश्न जो है आप सभी से पूछा जाएगा। तो आप उन आर्टिकल्स को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। 45वां प्रश्न है कि माता और बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण से संबंधित नीति निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए, अनुच्छेद 45, बी, अनुच्छेद 47, सी, अनुच्छेद 39 का एफ, या फिर डी, अनुच्छेद 21। इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 47।
ठीक है, तो इन सारे आर्टिकल्स को आप सभी को याद रखना है। आपको कहूँगा कि एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सके। और आई थिंक आप सभी को ये सब याद हो गया होगा, अब तक इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 46 है कि उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 केस में क्या घोषित किया गया था? ए, बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया था। बी, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात की गई थी। सी, बाल श्रम को वैध बताया गया था। या फिर डी, बाल तस्करी अपराध नहीं होगा, ऐसी बात की गई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला था कि शिक्षा का अधिकार जो है जीवन का जो अधिकार है उसमें शामिल होना चाहिए, और बाद में इसको जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया था। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 47 है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस पर लागू होता है? ए, संपूर्ण भारत पर। बी, भारत के कुछ राज्यों पर। सी, केवल बालिकाओं पर। या फिर डी, संपूर्ण भारत जम्मू कश्मीर को छोड़ के। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो है संपूर्ण भारत पर लागू होता है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पूरी तरीके से पार्ट तो है और एक अलग स्टेटहुड उसको मिल गया, तो उस पर भी अब लागू होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ये रहा प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न थोड़ा लेंदी है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। राइट, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालक के प्रति क्रूरता के दंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बालक के प्रति क्रूरता हेतु दंड का प्रावधान धारा 75 में दिया गया है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा में ना। ठीक है, धारा 75 में। दूसरा कथन है, इस अधिनियम में सामान्य क्रूरता हेतु 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तीसरा, गंभीर क्रूरता हेतु 3 साल से 10 साल तक का सजा या फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। अब बताइए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है, 1, 2, 3, तीनों का तीनों कथन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो ये जो दंड वाला पोर्शन है इसको आप जरूर करके रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, आशा करता हूं कि आपका भी ये सही हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 49 की ओर। ठीक है, प्रश्न है कि किशोर न्याय नियम 2016 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड की बैठकें कहाँ आयोजित की जाती हैं? ए, जिला न्यायालय में। बी, कारागार परिसर में। सी, किसी पुलिस थाने में। या फिर डी, संप्रेक्षण गृह या फिर उसके निकट उपयुक्त स्थान पर। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा, ये जो किशोर न्याय नियम 2016 है, इसका जो नियम क्रमांक, इसका नियम जो 6(1) है, उसमें ये बोला गया है ना कि जो बच्चे होंगे जब उनका क्या बोलते हैं बैठक होगी, जब इस बोर्ड का बैठक होगा तो ये बैठक कहाँ पे आयोजित किया जाना चाहिए? तो जो संप्रेक्षण गृह होगा या फिर उसके निकट जो उपयुक्त स्थानों को वहीं पे होना चाहिए। किसी न्यायालय में, कारागार में या पुलिस थाने में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए इन जगहों पे तनावपूर्ण माहौल होता है, उनके लिए सही माहौल नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। 50वां प्रश्न है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तब माना जाता है जब ए, अपराध किसी वयस्क पर हो। बी, अपराध में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हो। सी, अपराधी पुलिस हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो या फिर अभिभावक जैसे पद पर हो। या फिर डी, अपराधी नाबालिग हो। बताइए कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कब माना जाएगा? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये जो अधिनियम का जो धारा संख्या 5 है, जो पॉक्सो एक्ट है ना भाई, ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012 है, उसका धारा संख्या 5 में इसका वर्णन आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा एक्ट में? जो पॉक्सो एक्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है भाई, यहाँ से प्रश्न आप सभी से पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट 2012 के जो अधिनियम का जो धारा संख्या 5 है उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है, जो कोई अगर कोई अपराधी जो है पुलिस है, शिक्षक है, डॉक्टर है या फिर कोई अभिभावक के पद पर है, क्योंकि ये जो है बच्चों के लिए बहुत ही विश्वसनीय पद होता है। अगर यही ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो जो विश्वसनीय पद पर बैठे हैं, अगर वो ऐसा हमला करते हैं, लैंगिक हमला करते हैं, तो इस कैटेगरी को हम गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा और आपका सही भी हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए ध्यान से कि यदि किसी कंपनी या संस्था का प्रमुख अपने अधीनस्थ द्वारा किए गए बाल यौन अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उसे
कोई दंड नहीं होगा, बी 6 महीने का कारावास होगा, सी 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों होगा, या फिर डी केवल जुर्माना होगा। इसका क्या राइट आंसर होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पॉक्सो एक्ट 2012 है, इसका जो धारा क्रमांक 21 का 2 है, जो सेक्शन 21 का 2 है, उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई कंपनी संस्था कोई चलाता है तो उसका जो हेड आदमी है, ठीक है, उसके हेड के मतलब उसके अधीनस्थ काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है और वो शिकायत नहीं किया, तो उस केस में 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी उस व्यक्ति को हो सकता है। 52वां प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 37 के अनुसार मामलों की सुनवाई किस प्रकार की जानी चाहिए? ए खुली अदालत में, बी बंद कमरे में, सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, या फिर वीडियो कवरेज के साथ। इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, बंद कमरे के अंदर होना चाहिए इस प्रकार का सुनवाई। ठीक है, इसका वर्णन जो है धारा 37 के अंदर किया गया है। ठीक है, बच्चे की निजता, गरिमा और उसकी जो मानसिक शांति बनी रहे, इसलिए क्या बोलते हैं, और चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल हो सके, इसलिए बंद कमरे के अंदर ही इसकी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 53 की ओर। 53वां प्रश्न भी थोड़ा लेंदी है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अनुसार असत्य कथन की पहचान करके उचित विकल्प का चयन करें। पहला कथन, अधिनियम के धारा 33 के तहत केंद्रीय सरकार केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना करता है। दूसरा कथन, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पदेन और नामांकित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा, धारा 34(1) के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव या अपर सचिव केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो आराम से वीडियो को पॉज करिए, तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसको पढ़िए, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि तीनों के तीनों कथन जो सही के सही है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसके बाद देखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 54 की ओर। तो प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और इसका वर्णन जो है आप सभी को इस अधिनियम का जो धारा 74(1) का ए है उसमें देखने को मिलेगा। इसका वर्णन बताइए कि जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ए किसी डॉक्टर को नियुक्त किया जाता है, बी जिला न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी या फिर सेवानिवृत्त जिलाधीश होता है, सी राज्य सरकार का सचिव या फिर वरिष्ठ मनोचिकित्सक होता है। बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो पुनर्विलोकन बोर्ड का अध्यक्ष होता है वो जिला न्यायाधीश हो सकता है, न्यायिक कोई अधिकारी हो सकता है, या फिर कोई सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं 55वां प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 9 के अनुसार किसी बालक को उसके अभिभावकों से कब अलग किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए माता पिता की अनुमति से, बी समाज की मांग पर, सी सक्षम न्यायालय के आदेश से, या फिर डी पुलिस अधिकारी के आदेश से। कब किसी बालक को, अगर कोई दिव्यांग बालक है और उसके पेरेंट्स जो है उसके पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उस केस में उस बालक को किसी अनाथ आश्रम में या फिर कोई संगठन है, ठीक है, जहाँ पे उसका देखभाल हो सके, ऐसी जगह उसको रखा जा सकता है। लेकिन किसकी अनुमति से? तो कोई सक्षम न्यायालय अगर आदेश दे, उस केस में उसको माता पिता से अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 56वां प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है, गलत है? ए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होता है, बी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जो कि दिव्यांगता कार्य विभाग का होता है वो होता है, सी अधिनियम की धारा 5 दिव्यांग व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार प्रदान करती है, और चौथा राज्य सरकार पर दिव्यांगता संबंधी सलाहकार बोर्ड गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कौन सा इसमें असत्य है आप सभी को बताना है? तो डी। ठीक है, डी वाला जो है असत्य। क्यों? क्योंकि जो राज्य स्तर पर दिव्यांगता से संबंधित जो सलाहकार बोर्ड का गठन होता है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता। ये किसके द्वारा किया जाता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, जो राज्य सरकार होती है, ठीक है, उसके द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 57 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन अधिकार नियम 2023 के बारे में विचार करें। प्रश्न थोड़ा लेंदी है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिएगा। पहला कथन, छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन नियम 2023 22 मई 2023 को लागू हुआ।
दूसरा, इस अधिनियम के तहत राज्य विकलांगता अनुसंधान समिति का गठन केंद्र सरकार करेगी। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आमतौर पर राज्य के समाज कल्याण मंत्री होंगे। चौथा, बोर्ड के बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती है। अब बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें केवल कथन 1 और कथन क्रमांक जो 3 है ये दोनों सही है और दूसरा और चौथा कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से इस टॉपिक को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से भी बहुत अच्छे से प्रश्न बनाए जाएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 58 की ओर। प्रश्न है कि दिव्यांग अनुसंधान एवं विकास समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए, दिव्यांगों को आर्थिक सहायता देना। बी, दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन सुगम, सरल और स्वावलंबी बनाना। सी, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना बनाना। या फिर डी, दिव्यांग खेलों को प्रोत्साहित करना। क्या इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो दिव्यांग अनुसंधान एवं विकास समिति होता है इसका वर्णन जो है आप सभी को इस नियम का जो नियम क्रमांक 25 है उसमें देखने को मिलेगा। और इसमें दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन सुगम हो सके, सरल हो सके, स्वावलंबी हो सके, इसलिए दिव्यांग अनुसंधान एवं विकास समिति का उद्देश्य रखा जाता है, गठित किया जाता है। 59वां प्रश्न को ध्यान से देखिए कि छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है। ए, जिला कलेक्टर। बी, समाज कल्याण अधिकारी। सी, शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। या फिर डी, शिक्षा अधिकारी। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शासकीय चिकित्सालय के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होगा वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा नियम 50 में इसका उल्लेख जो है मिल जाएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं। आज का 60वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में विचार करें। पहला कथन है कि आरटीई एक्ट 2009 के धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है। धारा 6 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यालय स्थापित करने के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तीसरा है धारा 7 में विद्यालय में शारीरिक दंड पर निषिद्ध होने की बात की गई है। इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है सत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये वाला कि 2000 जो ये आरटीई एक्ट 2009 है इसके धारा 25 में आप सभी को छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख मिलेगा, सही है। और दूसरा धारा 6 में जो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी होते हैं उनको विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य का वर्णन होता है। तीसरा वाला जो कथन है वो गलत है। धारा 7 में विद्यालय में शारीरिक दंड निषिद्ध होने की बात नहीं की गई है। ठीक है, जो धारा इसका वर्णन जो है कहाँ मिलेगा, धारा 17 में। ठीक है, किसी भी तरह का शारीरिक दंड बच्चों के साथ ना किया जाए इसका वर्णन आप सभी को धारा 17 में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जो धारा 3 है, ठीक है, धारा 3 में वित्तीय उत्तरदायित्व की बात की गई है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा प्रश्न। और हमने अभी तक टोटल 3 वीडियो के माध्यम से 60 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो 20 क्वेश्चन थे इसमें आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रश्न कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी की तैयारी कैसी है, आपका प्रश्न सही हो रहा है कि नहीं, ये सब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। और जो पॉइंट आप सभी का गलत हो रहा है उसको सुधारने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, तो चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं और किसी वीडियो में। इसमें इतना ही, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, आपके पास समय ज़्यादा नहीं रह गया है। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।